RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वांटम संख्याओं के दो प्रकार यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम इससे आगे की क्वांटम संख्या चुंबकीय और चक्रण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो से संबंधित अगर लेकर चलूं, ये वैसे मैंने आपको पहले करा दिया था कि कोई उपकोष, जैसे कि अगर हम बात करें क्या 1p उपकोष संभव है, इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले भी दिया था, पहले करा चुका हूं, जो कि आपको बताया था कि पहली कक्षा में केवल s उपकोष होता है, p नहीं होता, इसलिए ये उपकोष संभव नहीं होता। इसका कारण हम अब क्वांटम संख्या के आधार पर ही बता सकते हैं कि 1p के लिए जो n का मान होगा वो इक्वल टू होगा 1। ये आगे जो लिखा जाता है वो 1 लिखा जाता है, n का मान लिखा जाता है। अब यहाँ पर n इक्वल टू ले दिया हमने 1। अब इसके लिए अगर हम l के मान देखें तो l के मान हो जाएंगे केवल 0, जबकि p के लिए अगर लेकर चलते हैं, p के लिए l का मान सदैव 1 होता है। अतः n बराबर 1 के लिए l बराबर 1 संभव नहीं है, इसी कारण 1p उपकोष भी संभव नहीं है। तो आइए अब लेकर चलते हैं हम आगे की क्वांटम संख्या जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को प्रदर्शित किया जाता है m से, और इसकी जो खोज की थी वो लैंडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब जैसे कि हमने पीछे की दो क्वांटम संख्याओं को पढ़ लिया, आपका हमने मुख्य क्वांटम संख्या को n से और द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित किया जाता है, इसी प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे कि आपको बताया है, कक्षाओं का निर्माण तो होता है उपकोषों से और उपकोषों का निर्माण होता है कक्षक से, या कह सकते हैं कि जो उपकोष थे S, P, D और F, इनके प्रकार जो थे उन्हीं को हम कक्षक कहते हैं, जिनकी जानकारी हम हुंड के नियम के अनुसार भी लेकर चल सकते हैं। अब ये कक्षक S 1 प्रकार का, P 3 प्रकार का, D 5 प्रकार का होता है। कैसे इसका निर्धारण किया जाता है वो इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा ही निश्चित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षक को या उसके अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। अभिविन्यास को ही हम दिक् विन्यास भी कह सकते हैं, और दिक् विन्यास होता है 3D स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय आकृति की किस कक्षक में उपस्थित होता है उसकी जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगर हम m का एक मान ले लें तो m के एक मान के लिए l के कुल मान अगर हम देखें, l के कुल मान वो सदैव होते हैं 12 प्लस 1 के बराबर। और अगर हम मान की बात करें, इनके वैल्यू की बात करें, तो वैल्यूज हो जाती हैं -l से 0 सहित प्लस l तक, ये वैल्यूज होती हैं माइनस से प्लस तक। भाई गणित में आप लोगों ने जो संख्या रेखा पढ़ी होगी उसमें लेफ्ट साइड में माइनस फिर 0 और दाईं ओर प्लस लिया जाता है, इसीलिए हम भी -l से 0 सहित प्लस l तक इसको ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम -l से प्लस l की ओर से लें, इसको उल्टा भी लेकर चला जा सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखते हैं। जैसे कि अगर हम l का मान लेकर चलें 0, सबसे पहले होता है l बराबर 0, किसके लिए होता है? S उपकोष के लिए होता है, हमें इतनी जानकारी है, S उपकोष के लिए होता है। अब अगर इसमें हम देखें तो m के मान कुल कितने होंगे? जो कुल मान है, कुल मानों की संख्या वो बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1 यानी 2 इंटू l प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी एक मान होगा तो हम कह सकते हैं S उपकोष केवल एक प्रकार का होता है। अब वो m का मान होगा क्या? m का मान क्या हो सकता है? -l यानी -0 से, -l है तो -0 से 0 से प्लस 0 तक, सारी की सारी 0 हैं, तो ये कुल मान केवल 1 होगा और वो मान हो जाएगा केवल 0। यानी अगर l बराबर 0 है तो m का मान भी 0 ही होगा, यानी S उपकोष केवल एक प्रकार का होता है। इसी प्रकार से
अगर हम L बराबर 1 ले लें तो L बराबर 1 होता है P उपकोष के लिए। L बराबर 1 किसके लिए होता है? P उपकोष के लिए। तो यहाँ पर M के कुल मान अगर हम देखें तो वो बराबर हो जाएगा 2L प्लस 1, यानी 2L का मान हुआ हमारा 1 प्लस 1, यानी आपका हो जाएगा 3। यानी P उपकोष 3 प्रकार का होता है, जो कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका। PX, PY और PZ 3 प्रकार का हो गया। अब यहाँ में मान क्या क्या होंगे? मान अब अगर देखें इसका तो P 3 प्रकार का हुआ, PX, PY, PZ, और वैल्यू होती है -L से 0 सहित प्लस L तक। अब यहाँ L का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू -1 से 0 सहित प्लस 1 तक होगी। वैसे देखा जाए तो हम PX, PY, PZ क्रमानुसार रख सकते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये PZ के लिए वैल्यू ली जाती है सदैव 0। ये आप PX के लिए और ये आप PY के लिए ले सकते हैं। इनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे भी बताया था। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये वैल्यू +1 0 -1 हो, तो ये PX और ये PY और ये PZ, यानी ये मानकर चलते हैं कि PZ की वैल्यू 0 ले लेंगे तो PX की और PY की वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो सकती है, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर हम इन उपकोषों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम डी उपकोष के लिए लेकर देखें तो डी उपकोष के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2। कितनी होता है? 2, यानी हो गया आपका डी उपकोष। अब यहाँ पर M के कुल मान अगर देखें तो वो हो जाएगा 2L प्लस 1, यानी कितना हुआ? 5। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि डी उपकोष होता है 5 प्रकार का, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इनकी वैल्यू किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं? एक zx, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होगा आपका dz स्क्वायर। अब इनके मान देखिए क्या हो सकते हैं। मान होंगे -L यानी -2 से 0 सहित +2 तक। अब इनके बीच में क्या क्या संख्या आती है वो लगातार लिखते रहिए। -2, -1, 0, +1, +2। जिस प्रकार से हमने PZ के लिए 0 की वैल्यू मानी थी, उसी प्रकार से यहाँ भी जो वैल्यू होती है ये dz स्क्वायर के लिए 0 मानी जाती है। बाकी सभी वैल्यू आपस में कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके अनुसार है। अब यहाँ इस क्वांटम संख्या के आधार पर हमने उपकोषों के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी कर ली। अगर कोई इलेक्ट्रॉन S उपकोष में आता है तो वो गोलाकार आकृति में है, P उपकोष में आता है तो वो डंबलाकार में है, और D उपकोष में आता है तो वो द्विडंबलाकार, यानी उसका अभिविन्यास, उसकी आकृति, उपकोष की ऊर्जा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उपकोषों की ऊर्जा का क्रम SED और F के रूप में होता है। तो यहाँ पर इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा इन अनेक बातों का निर्धारण किया जा सकता है। बस n का मान 0 नहीं होता, बाकी L का भी 0 हो सकता है, M का भी 0 हो सकता है। और जिस प्रकार से हमने उपकोष के लिए जो कोणीय संवेग था वो निकाला था, उसी प्रकार से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या में कक्षक का कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं, और वो h/2π √m×m+1 के बराबर होगा। बस L के स्थान पर m का मान आ जाएगा, ये कक्षक के सापेक्ष होगा। अब अगर लास्ट क्वांटम संख्या की बात करें तो वो आती है चक्रण क्वांटम संख्या, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण आपकी थी। जब हम उसको हल करते हैं तो उसको हल करने के बाद हमें केवल 3 वैल्यू प्राप्त होती हैं, जिसमें हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक, यानी मुख्य, द्विगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या, केवल इनका मान ही ज्ञात होता है। इस चक्रण क्वांटम संख्या का मान हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी खोज जो की थी वो गोल्ड स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इस चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट भी करते हैं S से ही। अब चक्रण एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कुछ इस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी।
अब चक्कर लगाती हुई पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ इस प्रकार से भी घूमती रहती है, यानी वहीं के वहीं घूर्णन भी करती रहती है। जो उसका इस प्रकार का घूर्णन है वो कहलाता है चक्रण। दो प्रकार की गति हुई, जो घूर्णन गति होती है वो चक्रण, और एक वृत्तीय गति होती है जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, और चक्रण के कारण पृथ्वी पर दिन रात बदलते हैं। इसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर ही एक घूर्णन गति भी करता है, जिसको चक्रण कहा जाता है। और वह चक्रण दो प्रकार का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए ये उसका अक्ष हुआ, तो इस अक्ष के इस प्रकार से घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से। तो अगर आपके सामने देखें तो एक दिशा तो हो गई है और एक दिशा हो गई है, यानी ये तो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा, जिसको वामावर्त दिशा कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हुंड के नियम के अनुसार प्रदर्शित किया जाता था। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका जो मान होता है वैसे कोई स्पेशल मान नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +1/2 या -1/2 होता है। यानी जो क्लॉकवाइज घूमता है, जो दक्षिणावर्त आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके लिए हम इसका मान +12 ले सकते हैं, और वामावर्त के लिए इसका मान -12 लिया जा सकता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त या वामावर्त चक्रण की जानकारी होती है, और इसके द्वारा जो चक्रण कोणीय संवेग है उसका मान h/2π √s × s+1 हो जाएगा, जहां पर s ये 1/2 प्लस का या माइनस का, वैसे यहाँ पर सदैव प्लस का ही आएगा वैल्यू आपकी, तो इस प्रकार से उसका हम कोणीय संवेग चक्रण की दिशा में भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चारों क्वांटम संख्याएं आपको बता दी। अब इसको हम एक चित्र के द्वारा भी कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू लिख लें, यहाँ पर फिर l की वैल्यू, इसके साथ m की वैल्यू और लास्ट में s की वैल्यू लिखते हुए चलें। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। तो अगर n का मान 1 होगा तो हमें पता है ये s उपकोष के लिए l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा, यानी s केवल एक प्रकार का होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का मान या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये वैल्यू वामावर्त है तो दूसरे के लिए दक्षिणावर्त होगी, यानी एक का मान +12 होगा, दूसरे का मान -12। ये +12 और जो -12 लिए गए हैं, ये एक्चुअल में उनका कंट्रीब्यूशन है कि पूरे के पूरे ऑर्बिटल में उस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी आधी हिस्सेदारी दिखा दी। 50% पार्ट उस अकेले का है, बाकी 50% बंटवारा जो होगा वो इनके बाप दादाओं ने दोनों के बीच बराबर बराबर कर दिया, आधा आधा कर दिया, कि एक दक्षिणावर्त घूम रहा है तो एक वामावर्त घूमेगा। तो इसके आधार पर ये हमने पहली कक्षा के लिए ले दिया। अगर n बराबर हम ले लें 2, तो l के कुल मानों की संख्या 2 होगी, 0 और 1, यानी ये s के लिए और ये p के लिए होगा। अब इस टेबल से सभी वैल्यू आसान हो जाएंगी। अब s केवल एक प्रकार का होता है तो यहाँ पर m की वैल्यू 0, p 3 प्रकार का होता है तो -1, 0 और +1, ये 3 वैल्यूज m के लिए ली जा सकती हैं। अब इसी प्रकार से अगर s में आकर चलें तो s का मान +1/2 -1/2, यहाँ पर देखें तो -1 के लिए -1/2 +1/2, फिर 0 के लिए भी +1/2 -1/2, फिर +1 के लिए +1/2 -1/2। यहाँ पर मैंने पहले माइनस लिख दिया, बाद में प्लस लिख दिया, तो इससे कोई प्रभाव नहीं होता कि हम प्लस पहले लिख रहे हैं या माइनस पहले लिख रहे हैं, जिसको भी चाहे उसको लिखा जा सकता है। अब इसी प्रकार से मैं एक कक्षा के लिए और दिखा रहा हूं, केवल तीसरी कक्षा के लिए। n बराबर हमने 3 लिया तो l का मान s बराबर 0 हो सकता है, p बराबर हो सकता है 1
और d बराबर हो सकता है 2। तो यहाँ पर m के लिए अगर वैल्यू निकालेंगे तो 0, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 और +2। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हुए चले जाएं तो देखिए यहां अगर हम पहली कक्षा में देखें तो 1 m की वैल्यू 1 आई और इलेक्ट्रॉन आ गए 2। यहां अगर देखें दूसरी कक्षा में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी कक्षा में आ गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से यहां पर आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो कि बोहर का नियम था, 2n² नियम। तो इसके अनुसार हम एक बात कह सकते हैं कि L के कुल मानों की संख्या n के आधार पर तो n के बराबर होगी, लेकिन m का मान होगा n² के बराबर। जैसे n बराबर 1 है तो n का स्क्वायर 1, m की वैल्यू कितनी हुई 1। यहां 2 है तो m के 4 मान होंगे, 1 2 3 4। 3 है, n बराबर 3 है तो m के मान होंगे 9, 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी 2n² या चक्रण क्वांटम संख्या का मान n के आधार पर हम इन सभी क्वांटम संख्याओं के कुल मानों की संख्या को देख सकते हैं। आप यहां पर निकाल लेना क्योंकि एक वैल्यू के लिए 2 मान है आपके, प्लस आप माइनस आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से आप n बराबर 4 के लिए भी इस टेबल को स्वयं कंप्लीट करके देखेंगे। तो यहां पर आज हमने आपको चारों क्वांटम संख्याएं उदाहरण के साथ समझा दी। अब ये वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक क्वांटम संख्या का मान एक ही होगा। ये तीनों मान इन 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के लिए होंगे। अब वो मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं ये तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, परंतु उनको समझने के लिए आपको हमारी ये वीडियो और इससे पिछली वीडियो यानी जिसमें हमने चारों क्वांटम संख्याओं को आप लोगों को समझाया है उसको आपको देखना होगा, इन क्वांटम संख्याओं को समझना होगा, तब आप हमारी अगली वीडियो देखें। लेकिन क्वांटम संख्या समझने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बोहर का नियम, आप अफबाउ का नियम और जो आपका था तीसरा हुंड का नियम, उन तीनों नियमों को भी जरूर याद कर लें। उसी के आधार पर आपको ये क्वांटम संख्याएं समझ में आ जाएंगी। और इसके लिए क्वांटम संख्याओं को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको इनको उदाहरण के साथ समझाएंगे कि इन क्वांटम संख्याओं को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।